हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार 7 अगस्त को द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। बात करें पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की, तो इसका उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। चलिए आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक डे यानी कि विश्व स्तनपान दिवस, 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित PM का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शर्ले अन ग्रोव। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एल ग्रो का निधन हो गया। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जो सभी डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस से उत्तर लुइसियाना से अल्बामा में सेट है। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। बात करें उनकी, शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण अल्बामा में एक धनी इंग्लिश मैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। इसके अलावा 1956 में उनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज़ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी शर्ले एंड ग्रो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर किसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा, जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। इसी तरह टिकटॉक की बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइट डांस द्वारा विकसित सभी अन्य ऐप के लिए दिशा निर्देश मान्य होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर को टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो देश में इस ऐप को बैन कर देंगे। चलिए अब आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
करेंसी यूएस डॉलर, नेशनल स्टार जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लोरा रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस, नासा स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, यानी कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े रहेंगे। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल प्रशंसक उन्हें रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने और अपनी खेल जानकारी को पुरस्कृत व्यवहार में उपयोग करने से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सुरेश रैना और ये हैं हरमनप्रीत कौर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवलाली टू दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों को अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता है। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार से के दानापुर तक चलेगी। चलिए बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष हैं VK यादव जी। बात करें रेल मंत्री की तो वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सादिया दहलवी। सादिया दहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। दिल से वह एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी, कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मिन एंड जिन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल हैं। वे एक फिल्म निर्माता भी थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी सादिया दहलवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने लघु अवधि के कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC आर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। चलिए आपको केनरा बैंक के बारे में बातें हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। बात करें फाउंडर इसके थे अम्मेम्बाई सुब्बाराव पाई जी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है। CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बात करें IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्य संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू है विंटर कैपिटल। और
चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल की तो मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायलट स्कीम यानी कि पायलट योजना। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों से या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। चलिए अब आपको काफ़ी दिन हो गए आरबीआई के बारे में बातें हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 25 नवंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ, नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर जेड के जे उदेशी। लोगों में इसके पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी हो सकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग एमएल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। बात करें वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आइडेंटिटी कार्ड पीपीपी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। चलिए आपको हरियाणा के बारे में बताते हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य, कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम भगवत दयाल शर्मा, फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट 21। बात कर हरियाणा का हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। स्टेट ट्री है पीपल, फ्लावर है लोटस, एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रॉन्कलिन, फोक डांसेस है झूमर, रासलीला फाग और खोरिया। मेन रिवर्स है यमुना सरस्वती। नेशनल पार्क्स है कलेश्वर एंड सुल्तानपुर। डैम्स है कौशल्या। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के निरस्त करने के एक वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। गौरतलब है कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के समक्ष उठाया है। और इससे यह पूर्व मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। बात करें यूएनएससी की तो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल ने अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए नियर शेयर
शेयर नाम से नई फाइल साझाकरण सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता सामग्री को बिना किसी सीमा के अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं या फाइलों के स्थानांतरित करने के लिए वाईफाई का उपयोग भी कर सकता है या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक विश्वसनीय और तेज कनेक्शन बनाता है। चलिए आपको गूगल के बारे में बातें हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गूगल का ओरिजिनल नाम था बैकरप। जीमेल लॉन्च की बात करें तो 1 अप्रैल 2004 में हुई थी। सीईओ हैं सुंदर पिचई जी। चलिए चलते हैं 8 अगस्त के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बातें हैं। 8 अगस्त 1864 में जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। 1899 में एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था। 1900 में बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। 1940 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर दिलीप नारायण सरदेसाई का गोवा के मडगांव में जन्म हुआ। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई, जो कि अब मुंबई सत्र में भारत छोड़ प्रस्ताव पारित किया था। 1947 में पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। 1950 के दिन आज ही के दिन फ्लोरेंस चाडविक ने 13 घंटे 22 मिनट इंग्लिश चैनल में तैरने का रिकॉर्ड बनाया था। 1963 में आज ही के दिन इंग्लैंड के बकिंघमशायर शहर में ट्रेन डकैती हुई थी। 1973 में दक्षिण कोरियाई राजनीतिक किम डे जुंग को KCIA ने टोक्यो में अपहरण किया। बात करें 1990 की, तो इराक ने कुवैत के औपचारिक रूप से एकीकरण का ऐलान किया। 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी। 1994 में इजराइल और जॉर्डन को जोड़ने वाले लिंक रोड खुला था। बात करें 8 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस की, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 8 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 2000 में एस निजलिंगप्पा राजनीतिक, 2010 में पेट्रिसिया नील, जो कि अभिनेत्री थी। 8 अगस्त के जन्म में प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1904 में त्रिभुवन नारायण सिंह राजनीतिक, 1915-20 में सहानी लेखक, 1919 में डिनो डी लॉर्टेनिस, जो कि निर्देशक, 1922 में अल्बर्ट ग्रैंडा चिकित्सक, 1940 में डेनिस टिटो, जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, 1948 में स्वेतलाना स्वेत्सिकाया, 1981 में रोजर फेडरर, जो कि खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के, इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मार्ग मनाली और लेह को जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बारालाचा ला। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम अलकाजी का निधन हाल ही में हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि फिल्म उद्योग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।